हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपके रियल लाइफ में जब भी आप MS एक्सेल यूज करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, अगर आप इसकी उपयोगिता को समझें तो देखिए, आज हम इंसर्ट टैब का जो अगला वीडियो है चार्ट ग्रुप के बारे में, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक चार्ट को समझेंगे, ये चार्ट क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और किस चार्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के चार्ट दिए गए हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके पहले हमने होम टैब के पूरे वीडियो कवर किए हैं। होम टैब के बाद फिर इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप और इलस्ट्रेशन ग्रुप के वीडियो आपको हमारे इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, और यूट्यूब के चैनल में भी जो प्लेलिस्ट बना है उसमें भी मिल जाएगा। अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखें, इसके बाद फिर आपको चार्ट वीडियो देखना चाहिए। तो देखिए, चार्ट को समझने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चार्ट होता क्या है, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। तो देखिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अभी लिखा हुआ है कि एक्सेल में चार्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे चार्ट ग्रुप कहा जाता है। ये देखिए, ये चार्ट का ग्रुप है। हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये चार्ट ग्रुप है ना। इसमें अलग अलग प्रकार के चार्ट आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। और जब आप अदर में क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इनका एक ये ग्रुप है जहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है चार्ट्स, ठीक है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के चार्ट है, इन चार्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनको चार्ट ग्रुप कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हर एक चार्ट का अलग अलग उपयोग होता है और ये डेटा विजुअलाइजेशन को आसान बनाते हैं। देखिए, इतने प्रकार के जो चार्ट दिए गए हैं, तो हर एक चार्ट का अपना अलग एक नाम और अलग काम होता है, लेकिन हम इसको आगे चल के देखेंगे किस काम के लिए कौन सा चार्ट बनाया गया है। बेसिकली जो चार्ट का उपयोग होता है, तो किसी भी डेटा को विजुअल अर्थात पिक्चर के फॉर्मेट में दिखाने के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे कोई भी डेटा जब लिखा होता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा होता है, उस टेक्स्ट के फॉर्मेट को अगर हम चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं चार्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ट क्या होता है और हम इसको क्यों बनाते हैं। अच्छा, क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अपने डेटा को पिक्चर के फॉर्मेट में या चित्र के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं चित्र के फॉर्मेट में? वो इसलिए देखना चाहते हैं कि जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसमें से अगर हम कंपैरिजन करना चाहें किसी भी दो डेटा के बीच में, जैसे हम आपके सामने एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 5 साल का पूरा सेल्स का जो रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किस साल में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई, है ना। तो अगर हम मान लीजिए कि 1000 डेटा है हमारे पास, उसमें से अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर इसी को चित्र के माध्यम से बढ़ा के घटा के लाइन ऊपर नीचे करके दिखा देंगे तो ये देखने में आसान हो जाएगा कि जो लाइन सबसे ज़्यादा लंबी होगी उसमें सेल्स सबसे ज़्यादा हुआ है, और जो लाइन सबसे छोटी होगी उसमें सेल सबसे कम हुआ है। तो ये चित्र के माध्यम से हम आसानी से डेटा को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक एक करके आपके सामने प्रैक्टिकल करते हैं प्रत्येक चार्ट का। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास है कॉलम चार्ट। तो यहाँ पे हमने आपको ये दिखाया है। देखिए, कॉलम चार्ट के लिए हमने एक ये एग्जांपल लिया है। ये हमारे पास डेटा है जिसमें मंथ है और सेल्स पर यूनिट है, ठीक है। प्रत्येक मंथ की जो सेलिंग है वहाँ ये सेल यूनिट में हमने लिखा हुआ है कि जनवरी की सेलिंग ये है, फरवरी की ये है, मार्च, अप्रैल, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सेल यूनिट आपके सामने रख दी गई है। अब देखिए, कॉलम चार्ट क्या होता है, इसका उपयोग क्या है और क्यों उपयोग करते हैं। तो डेटा को वर्टिकल बार्स के रूप में दिखाता है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है कि हमने जैसे बताया आपको, ये कंपैरिजन करता है कि किस महीने में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई और किस महीने में सबसे कम सेलिंग हुई, है ना। अच्छा, कॉलम चार्ट ही क्यों यूज करते हैं? इसका रीज़न जो है कि इसमें वैल्यूज़ को विजुअली कंपेयर करना आसान हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं
कि यूज करते हैं कॉलम चार्ट को। अब देखिए हम इसको बनाते कैसे हैं। तो आपके पास इस प्रकार का कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है, सेल्स से रिलेटेड या कोई भी ऐसा डेटा जिसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना हो, अगर आपको कंपैरिजन करना हो, उसके लिए आप कॉलम चार्ट यूज कर सकते हैं। कॉलम चार्ट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास इस प्रकार का डेटा होना चाहिए। ये डेटा हमने जैसे बनाया है, ठीक है, आप भी अपने एक्सेल सीट में इस तरह का डेटा बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे कॉलम ऑप्शन में। ये देखिए चार्ट ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन है कॉलम का, इसमें हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब कॉलम में क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, हम जैसे पहले ऑप्शन में क्लिक करते हैं 2D में। अब ये देखिए कि हमारे पास ये एक डेटा आ गया है, एक चार्ट बनके तैयार हो गया है और इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप अगर हम यहाँ पे आपको बोलते देखने के लिए कि इसमें बताइए कि सबसे कम किस मंथ में सेलिंग हुई है, तो अगर आप इसमें ढूंढते तो पहले सभी नंबर को एक एक करके पढ़ते, फिर जो सबसे कम नंबर मिलता उसको आप बताते कि इसमें सबसे कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइन सबसे छोटी है उसमें जो है तो सेलिंग सबसे कम हुई है। तो ये लाइन को देख के आप बता सकते हैं। जैसे अप्रैल, ये नीचे मंथ का नाम भी है हॉरिजॉन्टल में, और ये वर्टिकल रूप में इसकी लाइन भी है। जो खड़ी खड़ी लाइन है इसको वर्टिकल बार्स कहते हैं, है ना, और जो पड़ी लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो लाइन सबसे छोटी है उसमें सबसे कम सेलिंग हुई है, और जो लाइन सबसे बड़ी है, देखिए जैसे दिसंबर की लाइन सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो इसकी जो सेलिंग हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है। अब देखिए यहाँ पे जब हम किसी भी डेटा का जब चार्ट बनाते हैं तो चार्ट बनाते ही हमारे पास 3 प्रकार के टैब जुड़ जाते हैं। पहला है डिज़ाइन टैब, दूसरा है लेआउट टैब और तीसरा है फॉर्मेट टैब। अब देखिए इनका काम क्या होता है कि जैसे ये जो चार्ट है हमारा, इस चार्ट में जो डेटा रखा हुआ है हमारा, ठीक है, तो ये स्विच रो कॉलम के लिए होता है। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिख जाएगा। जैसे ये जो जनवरी फरवरी का जो डेटा था अभी नीचे लिखा हुआ था, तो ये साइड में आ गया है, और ये सेल्स यूनिट ऊपर लिखा था टाइटल के रूप में, ये इधर आ गया है। अगर हम इसको फिर से क्लिक करते हैं तो फिर से इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके बाद फिर है सेलेक्ट डेटा का। तो सेलेक्ट डेटा भी यह दिख रहा है कि क्या क्या डेटा हमारा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है तो इस सेलेक्टेड एरिया का आउटपुट है। इसके बाद है चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट में जब आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेआउट आपको यहाँ से दिख रहा है। अगर आप इसका लेआउट इस तरह से कुछ चेंज करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रत्येक लाइन के ऊपर इनकी पूरी सेल यूनिट भी लिखी गई है कि जैसे जनवरी में 200 है तो इसके टॉप में 200 लिखा गया है, फरवरी में 250 है तो इसका 250, तो मतलब प्रत्येक लाइन के ऊपर इनका नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो आपकी आवश्यकता हो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज है इसका। इसके बाद फिर है चार्ट की स्टाइल का। देखिए ये जो लाइन अभी आपको दिख रही है चार्ट की लाइन, एक जो वर्टिकल लाइन है ब्लू कलर में, अभी एक ही कलर की पूरी लाइन आपको दिख रही है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए चेंज करनी है इस तरह से, तो आप इस तरह से सेम कलर में कर सकते हैं। इनका कलर इस तरह से चेंज होगा। अगर आपको इस तरह से करना है तो आप इस तरह के डिज़ाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। बस इनका क्या है कि डिज़ाइन चेंज होगा, हम इसमें डिज़ाइन इनका चेंज कर सकते हैं, हो गया। बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये यहाँ से हम इसके डिज़ाइन को, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं किसी भी चार्ट को, चाहे आप कॉलम चार्ट यूज करें, लाइन चार्ट यूज करें, पाई चार्ट, कोई भी चार्ट जब आप यूज करेंगे तो ये मेनू सब में आएंगे। हम एक में भी बताए देते हैं, बार बार हम सब में नहीं दोहराएंगे क्योंकि सेम चीज़ रहेगा सब में, तो फालतू में ज़्यादा टाइम लेने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं लेआउट में। तो देखिए लेआउट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे तो पिक्चर शेप, ये तो हम पहले ही बता दिए थे इलस्ट्रेशन जब पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए चार्ट से रिलेटेड जो हमारा मिल रहा है तो लेबल का है। देखिए यहाँ पे लिखा है चार्ट, चार्ट टाइटल, ठीक है। चार्ट टाइटल में जैसे ये यहाँ पे अभी लिखा हुआ है सेल्स यूनिट, है ना। तो चार्ट टाइटल में अगर आप इसका टाइटल रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो इसको नन कर दीजिए तो वो हट जाएगा, ठीक है।
दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए अभी क्या है कि एबव में आ रहा है, ऊपर आ रहा है, अगर आप इसको यहाँ सेंटर ओवर ले कर देते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए सेंटर में आ गया है, ठीक है। अगर आप एबव करते हैं तो इस तरह से क्लियर दिखेगा। इसके बाद फिर है एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल में देखिए क्या होता है, अभी यहाँ पे नन है, जैसे टाइटल बिलो एक्सिस अगर हम करते हैं यहाँ पे देखिए तो ये एक्सिस टाइटल होता है। एक्सिस टाइटल में क्या लिखना होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये डेटा हमारा काहे से रिलेटेड है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मंथली सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट, मंथली सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट। तो इस तरह से हम यहाँ से एक्सिस टाइटल दे सकते हैं। इसके बाद फिर आते हैं हम लीजेंड में आते हैं। देखिए लीजेंड क्या होता है, ऐसे अगर हम कर देते हैं अभी इसको नन, तो देखिए क्या हट गया है, कुछ हटा है। और फिर से अगर हम इसको शो लीजेंड राइट कर देते हैं तो ये है, ये देखिए यहाँ पे सेल यूनिट दिखा रहा है ना, ये इसको लीजेंड कहते हैं, ठीक है। अब इस लीजेंड को आप जहाँ बैठाना चाहें वहाँ, जैसे अभी यहाँ टॉप में है, ठीक है। अगर आप इसको इधर लेफ़्ट में कर देते हैं तो लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ आप इसको फिट करना चाहें, बॉटम में करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसको हटाना चाहेंगे तो यहाँ से हट भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं इधर डेटा लेबल्स में। तो देखिए डेटा लेबल्स में अगर हम नन करते हैं अभी, तो ये जो डेटा था इसके बार के ऊपर हमारा जो डेटा था वो अभी हट गया है। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि हम आउटसाइड इंड करते हैं तो ये डेटा हमारा आ गया 200, 250, 300, प्रत्येक लाइन के टॉप में लिखा हुआ है ना। और अगर मान लीजिए कि हम कोई बेस में करना है तो ये डेटा हमारा नीचे आ जाएगा इस तरह से, ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद फिर है अगर हम इनसाइड इंड करते हैं तो ये देखिए कि इसी लाइन के सबसे ऊपर और अंदर साइड है ना, इस तरह से। अगर आप सेंटर में करेंगे तो सभी के सेंटर में आ जाएगा, जो लाइन है उस लाइन का जो सेंटर होगा वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी हम इस तरह से सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ उसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ये डेटा टेबल का। डेटा टेबल में देखिए कि अगर हम इसको नन करते हैं तो अभी डेटा टेबल तो उसमें है ही नहीं। अगर शो डेटा टेबल करते हैं तो ये देखिए इसके नीचे डेटा टेबल भी इधर से दिख रहा है। ये देखिए ये टेबल जो यहाँ आपको दिख रही है, यही टेबल आपको नीचे भी दिख जाएगी अगर आप डेटा टेबल शो करना चाहते हैं तो। अगर आप शो डेटा टेबल विथ लीजेंड्स की करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ये लीजेंड्स की का ये सिंबल भी लग जाएगा। और अगर इसको अगर आपको हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। इसके बाद फिर है एक्सिस का। ये देखिए एक्सिस में जैसे शो लेफ़्ट टू राइट एक्सिस दिख रहा है, अगर आप इसको यहाँ से नन करते हैं तो देखिए थोड़ा सा कुछ अंतर समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि शो लेफ़्ट टू राइट एक्सिस करते हैं तो इस तरह से ये जो नीचे का मंथ नेम है ये आ जाता है और हट जाता है। इसके बाद फिर है यहाँ पे ग्रिड लाइन का। देखिए ग्रिड लाइन में क्या होता है, अगर आप मेजर ग्रिड लाइन करते हैं तो इसके बैकग्राउंड में इस तरह से लाइन आ जाती है, ठीक है। अगर आप माइनर ग्रिड लाइन करते हैं तो ये लाइन और सघन हो जाती है। तो यहाँ पे ये ग्रिड लाइन इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, मेजर चाहे माइनर, ठीक है। अगर आप मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइन दोनों यूज करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, सघन और विरल दोनों हो जाएगा। अगर आप सिर्फ मेजर करते हैं तो इस तरह से आएगा। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते हैं तो नन कर दीजिए। जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन आ रही है तो इसी तरह से वर्टिकल लाइन भी आ जाएगी। ये देखिए ये लाइन आ रही ना, तो ये वर्टिकल लाइन है। आप इसको रखना चाहें तो ठीक है और नहीं रखना चाहें तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए जैसे हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद फिर है प्लॉट एरिया जो शो हो रहा है, जितना भी एरिया शो रहा है ये प्लॉट एरिया कहलाता है। अगर हम इसको नन करते हैं तो ज़्यादा इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, हम इसको शो प्लॉट एरिया ही कर देते हैं। इसके बाद है देखिए ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि ये जो बार आपको दिख रहा है डेटा के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी लाइन दिख रही है, तो इनका ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, पहले ज़्यादा हुआ फिर कम हुआ फिर ज़्यादा फिर कम। अगर आप लीनियर ट्रेंड लाइन यूज करते हैं तो देखिए इस तरह से कि यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ जाके ख़त्म हुआ है, ठीक है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन चाहिए तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको लीनियर
यहाँ पे अगर आप नन करते हैं और एक एक करके देखिए, जैसे एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन तो वो दिख गया था आपको। अगर आपको लीनियर फॉरकास्ट ट्रेंड लाइन देखना है तो इस तरह से दिखेगा। अगर आप ऊपर लाइन सेट करना चाहते हैं, इससे ये होता है कि ये ट्रेंड पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है तो कहाँ जा रहा है, टॉप में जा रहा है, बॉटम में जा रहा है। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो जहाँ जहाँ जैसे अधिक कम हो रहा है तो इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन बढ़ती घटती जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। इसके बाद फिर है एरर बार्स। एरर बार्स में अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए एरर बार्स विथ स्टैंडर्ड एरर में अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको ये एरर देखने को मिल जाएगा। ये एरर ऊपर एक ऐसे लाइन खिंच जाएगी, ये इसका एरर बार है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग डिज़ाइन है। इस तरह से अगर आप करते हैं, छोटी छोटी एरर बार इधर आपको दिख जाएंगी। अगर इनको हटाना है तो इधर से आपको क्लिक कर देना है और ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट का नाम है। ठीक है, जो आप चार्ट का नाम देना चाहे वो चार्ट का नाम आ जाएगा। ठीक, ये तो इस तरह से दोस्तों आप लेआउट टैब का यूज कर सकते हैं और डिज़ाइन टैब का यूज कर सकते हैं। ये चीज़ आप जो भी चार्ट यूज करेंगे सभी में यही ऑप्शन होता है। आप उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आप जब फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टाइल आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए कुछ इस तरह की स्टाइल, आपको जो स्टाइल आपको अच्छी लगे आप उस स्टाइल में क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें कर दिया। ठीक है, यहाँ से शेप फिल में अगर आप जाते हैं तो और इनके अलावा भी अलग अलग स्टाइल इधर आपको मिलेंगी। तो जो भी आप कलरफुल, क्योंकि आपको एक अट्रैक्टिव चार्ट बनाना है ना, जब रिप्रेजेंट करेंगे तो देखने में अच्छा लगे, ताकि इस तरह से आपको कुछ इसको डेकोरम करता है तो आप इन सभी ऑप्शन का यूज करके और ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट फिल वगैरह इस तरह से दिखेगा। जो भी कलर आप, जिस कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो देखिए इनका कलर कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपको ऐसा कलर रखना है जो कि हाईलाइट हो अच्छे से, आप उनको अच्छे से देख पाएँ, पढ़ पाएँ, अच्छे से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये है दोस्तों। बाकी ये जितने भी ऑप्शन हैं इनको तो आप यूज किए ही हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, है ना, ये हर जगह यूज होते हैं। तो ये है डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट टैब को लेके। अब हम जो अगला चार्ट बताने वाले हैं तो उनमें इन सब को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम उनका सिर्फ उद्देश्य बताएंगे कि हम उन चार्ट को क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉलम चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों हम इतने डिटेल में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और जब तक आप सभी ऑप्शन के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको यूज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम इतने डिटेल में बता रहे हैं और आपको भी सीखने में अच्छा लगेगा जब हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे तो। क्योंकि अब देखिए, जब हम कोई भी चीज़ डिटेल में बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन प्लीज़ पेशेंस रखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, इसलिए ये वीडियो आपके बहुत काम का है। और दोस्तों ये जो वीडियो है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक शेयर करने से हमें भी हौसला मिलता है आगे कुछ करने का। तो इसलिए दोस्तों हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी मदद करेंगे, है ना। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अगला चार्ट जो है हमारा, अगला चार्ट जो है लाइन चार्ट है। तो देखिए लाइन चार्ट के लिए हम अलग से डेटाबेस तैयार किए हैं। ये हमारा कॉलम चार्ट था, ये है लाइन चार्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लाइन चार्ट देख लेते हैं कि होता क्या है, कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो टाइम सीरीज डेटा को दिखाता है, जहां डेटा पॉइंट्स एक साथ एक लाइन के साथ जुड़े होते हैं। देखिए जो लाइन चार्ट होता है तो ये टाइम सीरीज को दिखाता है, जैसे कहाँ अधिक हुआ, कहाँ कम हुआ, और जितने भी पॉइंट होते हैं वो एक साथ एक लाइन में जुड़े होते हैं। अब इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज लाइन चार्ट का इसलिए करते हैं, ये ट्रेंड्स को ट्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट होता है ना। ट्रेंड्स को कैसे, अब देखिए हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें हमने ये फाइंड किया है कि किस मंथ में कितनी टेम्परेचर थी। ठीक है, टेम्परेचर हमने फाइंड करने के लिए हमने डेटा बनाया कि जनवरी में 5 डिग्री सेल्सियस, फरवरी में
7, मार्च में 10 और ऐसे करके बढ़ता घटता जा रहा है। ठीक है, अब इनका मान लीजिए कि हमको चार्ट बनाना है, तो इसको देखने के लिए कौन सा चार्ट सफिशियंट रहेगा? लाइन चार्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड दिखा रहा है कि कौन से महीने में कितना ट्रेंड चला है टेम्परेचर का। ठीक है, तो वही ऑप्शन है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे लाइन चार्ट में, और लाइन चार्ट में जाने के बाद हम किसी भी लाइन में सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2D 3D किसी में भी, जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें करते हैं तो ये देखिए ये टेम्परेचर आपको दिखा दे रहा है। ठीक है, कि यहाँ से ऐसे ऐसे गया है और सबसे टॉप में जब गया है तो यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था तो किस महीने में था? जुलाई में था, जो कितना था? 30 था, है ना। और यहाँ पे सबसे कम किसका है? सबसे कम है यहाँ पे देखिए कि जनवरी में है 5, बाकी सब में सबसे ज़्यादा है। तो ये देखिए जैसा कि इसमें लिखा है इसके डेफिनीशन में कि टाइम सीरीज डेटा को दिखाता है। तो ये टाइम सीरीज का डेटा दिखा रहा है जहाँ डेटा पॉइंट्स एक लाइन के साथ जुड़े होते हैं। ये डेटा के पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सभी पॉइंट है, और ये सभी पॉइंट एक लाइन के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं ना, तो ये होता है लाइन चार्ट। और ये ट्रेंड को ट्रैक कर रहा है कि पहले ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ये देखिए इस तरह से ये आगे पीछे बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी आप यही चीज़ है, इनको आप ऐसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं जो हमने कॉलम चार्ट में बताया था। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको लाइन चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और साथ में अगर आप प्रैक्टिकल भी करें तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। हम यही चाहेंगे कि आप देखने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करें तो आपको और अच्छे से हर चीज़ क्लियर होगा। अब चलिए चलते हैं पाई चार्ट में। तो ये देखिए पाई चार्ट के लिए, अब देखिए पाई चार्ट का उपयोग क्यों करते हैं कि डेटा को सर्कल के रूप में दिखाता है जो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये ओवरऑल प्रोपोर्शन को समझने में मदद करता है। अब देखिए क्या होता है कि जो भी डेटा होता है उस डेटा को सर्कल के रूप में दिखाता है और उस सर्कल को प्रत्येक पार्ट्स में डिवाइड कर देता है अपने डेटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए कि हमारे पास ये एक डेटा है ना, किसी कंपनी का डेटा है जो उस कंपनी में इतने डिपार्टमेंट बने हैं, मार्केटिंग का, सेल्स, डेवलपमेंट, HR और IT। ठीक है, अब इन सब के लिए बजट पास हुआ है 1000 में। ठीक है, ये देखिए 150,000, 200,000, 300,000, 100,000 और 250,000, है ना। अब इतना डेटा है और इस एक कंपनी के लिए इतने डिपार्टमेंट वाइज बजट पास हुआ है और इसका जो है तो हमको चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, चार्ट ग्रुप के अंदर पाई में हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब किसी भी पाई में आप क्लिक कर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम ये 3D पाई में क्लिक कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने ये डेटा आ गया है पाई चार्ट का। ये कौन सा कलर कौन से डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो ब्लू कलर है लीजेंड एंट्री 1 तो ये मार्केटिंग का है, ये जो कलर है सेल्स का है, डेवलपमेंट के लिए ये कलर है, HR के लिए ये है और IT के लिए ये है। अब इसमें आप देख के समझ सकते हैं कि जो पार्ट सबसे बड़ा है उसको सबसे ज़्यादा अमाउंट सेंशन हुआ है। तो किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे भी करना चाहें, इसको अगर चार्ट का लेआउट चेंज करके, तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए परसेंट में दिखा देगा डेटा कि सबसे ज़्यादा 30% मिला है ना, फिर इससे कम जो है तो 25%, फिर 20%, फिर 15% और सबसे कम किसको मिला है? HR डिपार्टमेंट को, जो कि 10%। ये दोस्तों 100% में काम करता है ना, तो 100% में 30% डेवलपमेंट को मिला है और जो 25% है वो IT को मिला है। ठीक है, और इसके बाद 20% सेल्स को मिला है। अगर आप इसके लेआउट को और चेंज कर दें तो और इस तरह से मिल जाएगा डेटा आपको देखने को। ये देखिए कि साथ में नाम भी दिख जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ साइड में उसका नाम दिख रहा था, साइड में जो नाम दिख रहा था वो नाम यहाँ से लीजेंड जो साइड में दिख रहा था वो लीजेंड उठ के और यहाँ कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप अच्छा आराम से देख सकते हैं। ये देखिए कि HR 100, IT 250
मार्केटिंग 150, सेल्स 200 और डेवलपमेंट 300। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप पाई चार्ट को भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि कौन सा डेटा कहाँ यूज होना है ना, और आप आराम से इसको प्रत्येक चार्ट को बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए बन गया हमारा। इसके बाद फिर हम चलते हैं, हमारा जो अगला चार्ट है वो है बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट क्या होता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है कि हॉरिजेंटल बार्स के रूप में डेटा को दिखाता है। ठीक है, हॉरिजेंटल बार्स के रूप में डेटा को कैसे दिखाता है कि क्योंकि ये डेटा को हॉरिजेंटल स्पेस में तुलना करने के लिए उपयोगी होता है। अब देखिए, जहाँ पे हमको हॉरिजेंटल स्पेस के रूप में किसी चीज़ को कंपेयर करना होता है, वहाँ पे हमको बार चार्ट का उपयोग करना आसानी होता है। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, डेटाबेस बनाया है कि ये कुछ सिटी हैं और इन सिटी में कितने यूनिट पॉल्यूशन है, इसका हमने यहाँ पे डेटा तैयार किया है। ठीक है, देखिए कि सीधी में 55 यूनिट है, सिंगरौली में 70, सतना में 60, जबलपुर में 80 और भोपाल में 65। ठीक है, अब इनको अगर हम जब इनका चार्ट तैयार करेंगे तो ऐसे सेलेक्ट करके बार चार्ट में क्लिक करेंगे और इस तरह से जब क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख गया। अब यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, कंपेयर हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन यूनिट है वो कहाँ है, वो जबलपुर में है। ये देखिए सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जो है तो सीधी में है जो कि 55 है। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए डेटा यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं चार्ट लेआउट का यूज करके, जैसा कि हमने पिछले चार्ट कॉलम चार्ट को लेके बताया था। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा देखिए मकसद सिर्फ इतना है कि आगे के जितने भी चार्ट हैं तो वो क्या है और इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ेगी, कौन सा चार्ट हम कहाँ यूज करेंगे, सिर्फ हम ये बता रहे हैं आपको। बाकी चार्ट बनाने का जो प्रोसेस है और चार्ट को कस्टमाइज करने का जो प्रोसेस है वो सभी के लिए सेम है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं एरिया चार्ट में। तो देख लेते हैं एरिया चार्ट क्या होता है, इसका उपयोग पहले देख लेते हैं एरिया चार्ट का। इसका उपयोग, यह चार्ट लाइन चार्ट के जैसा ही होता है। जी हाँ, जैसे आपने यहाँ पे लाइन चार्ट देखा था ना, ये देखिए ये लाइन चार्ट ही है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, लेकिन एरिया को फिल करके दिखाता है। जैसे अभी क्या था कि लाइन चार्ट जब हम बनाए तो ये सिर्फ ट्रेंडिंग लाइन को यहाँ से दिखा दिया बस, लेकिन अगर हम यहीं पास एरिया चार्ट यूज करते तो ये जो खाली स्पेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ये फिल करके दिखाता, जैसे इस एरिया में दिखा रहा है देखिए। और यह क्युमुलेटिव डेटा को दिखाने में उपयोगी होता है, जो संचित डेटा होता है उसको दिखाने में उपयोगी होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ एक डेटा तैयार किया है कि मंथ वाइज हम ये फाइंड कर रहे हैं कि कितने विजिटर किस मंथ में आए हैं। मान लीजिए कोई एक टूरिस्ट प्लेस है और उस टूरिस्ट प्लेस का हम मंथ वाइज ये निकालना चाहिए, एनालिसिस करें किस मंथ में कितने 1000 विजिटर वहाँ विजिट करने आए हैं। ये हमारे पास डेटा है। तो इस डेटा के लिए जो हम चार्ट बनाएंगे तो जो सबसे सफिशिएंट चार्ट रहेगा वो कौन सा चार्ट रहेगा, एरिया चार्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो विजिटर आते हैं वो एरिया विजिट करने ही तो आते हैं, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, एरिया चार्ट से हम अभी हम क्रिएट करेंगे इसका चार्ट। तो सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एरिया में जाएंगे और एरिया में जाने के बाद आप किसी भी एरिया चार्ट में क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये पहला है आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है एरिया, और दूसरा है स्टैक्ड एरिया, और तीसरा है 100% स्टैक्ड एरिया, और यहाँ से ये 3D टाइप में है। तो जैसे अगर मान लीजिए पहले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, तो ये आखिर एक ट्रेंड लाइन ही है या जो यहाँ से यहाँ तक चल रही है। ठीक है, लेकिन ये पूरे एरिया को यहाँ से फिल किया हुआ है। ठीक है, यही अंतर है लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में। ठीक है, बाकी काम दोनों का ट्रैक करना है, जो ट्रेंड में है उसको ट्रैक करना ही है, लेकिन लाइन चार्ट जो है तो उस एरिया को फिल नहीं करता, लेकिन एरिया चार्ट उसको फिल कर देता है। बाकी आप इसके डिज़ाइन को यहाँ से इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जनवरी में 10,000, ये 1000 के फॉर्मेट में है। ठीक है, फरवरी में
15,000, मार्च में 20,000, अप्रैल में 25,000। सबसे कम आए हैं मई में जो 8,000 है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और सबसे ज़्यादा आए हैं दिसंबर में जो कि 65,000 है, ठीक। तो इस तरह से आप एरिया चार्ट को भी बना सकते हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, स्केटर चार्ट। स्केटर चार्ट क्या होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। देखिए ये स्केटर चार्ट है आपका, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है, तो डेटा पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल पर प्लॉट करता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए उपयोगी होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऐसा डेटा हमारे पास हो जो जिनका जो फील्ड है तो एक दूसरे से कोरिलेटेड रहे, है ना, सह संबंध में रहे, तो वहाँ पे स्केटर चार्ट यूज होता है। देखिए कैसे हमने एग्जाम्पल पे लिया है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की डिटेल है, स्टूडेंट आईडी, और उन स्टूडेंट की हाइट कितनी है और उनका वेट कितना है। अब ये देखिए ये डेटा एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। जैसे ये जो 50 kg है तो ये इससे संबंधित है कि इसकी हाइट 150 है और इसकी आईडी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये डेटा सभी एक दूसरे से संबंधित है। तो जहाँ पे अलग अलग जो डेटा है वो एक दूसरे से कोरिलेशन में हो, इंटर रिलेटेड डेटा हो, उनके लिए अगर हमको चार्ट तैयार करना है तो इसके लिए हमें स्केटर चार्ट एक बेस्ट ऑप्शन मतलब कि साबित हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको डेटा समझा दिए कि डेटा ये है कि स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट की हाइट और वेट हमको पता करनी है। तो ये हमारे पास डेटा है, इसका हम बनाते हैं एक चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, जाते हैं स्केटर चार्ट में, और स्केटर चार्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन आपको दिख रही है, जो ये थोड़ी सी रेड कलर, इसको जो कलर कहेंगे क्या कहेंगे, ये कलर जो है तो ये वेट के लिए है, और ये जो ब्लू कलर से डायमंड दिख रहा है ये हाइट के लिए है, ठीक है। ये देखिए अब जो स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये दिख रहा है स्टूडेंट का। अब यहाँ पे जब हम पॉइंटर अपना ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि वेट kg 0.1, ठीक है। इसका वेट कितना है, 50 kg ऑन माउस ओवर किए तो। और इसी में हम जब ऊपर ले गए तो देखिए ये दिखा रहा है सीरीज हाइट सेंटीमीटर 0.1 150, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये पॉइंट एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी के ठीक ऊपर जो पॉइंट है तो ये वेट का है और ये हाइट का है, ये वेट का है, ये हाइट का है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो चार्ट बना, स्केटर चार्ट बना हुआ है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आप इनको यहाँ से कैसे यूज कर सकते हैं। और किसी भी, देखिए चार्ट बनाना आसान होता है लेकिन चार्ट को समझना भी तो ज़रूरी है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा चार्ट किसके लिए है। अब देखिए अगर आप यहाँ से इस तरह से लाइन बना देते हैं एक ग्राफ के फॉर्मेट में, तो ये देखिए ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो एक दूसरे से संबंधित है, और जो एक दूसरे को छोड़ रही हैं वो भी उससे इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से आप लेआउट को क्लिक करके, जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, ये देखिए तो आपको अच्छे से स्पष्ट समझ में आ जाता होगा। अभी तक जब तक ये लाइन नहीं थी तो ये समझ में आता था पता नहीं ये कौन किससे संबंधित है, लेकिन जब लाइन के एक दूसरे की सीधाई में आ गए तो ये देखिए आपको एक दूसरे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्केटर चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा होता है तो सभी डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तब हम स्केटर चार्ट यूज करते हैं। इसके बाद फिर आता है दोस्तों हमारे पास स्टॉक चार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के समय का जो फाइनेंशियल चार्ट होता है। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। देखिए ये स्टॉक चार्ट क्या होता है कि फाइनेंशियल डेटा जैसे स्टॉक प्राइजेस को दिखाता है, ठीक है। स्टॉक प्राइजेस क्या होता है कि जैसे हाई, लो, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइजेस को विजुअलाइज करने के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि जिस दिन मार्केट खुला, अगर आप नहीं जानते हैं शेयर मार्केट तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार आप शेयर मार्केट को
शेयर मार्केट के बारे में पढ़ें कि शेयर मार्केट क्या होता है, एटलीस्ट आपको उसका डेफिनीसन तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो जैसे जिस दिन शेयर मार्केट खुलता है तो ओपनिंग कितने में हुई, ठीक है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसकी ओपनिंग हम 100 रुपये में लगाए हैं, और जब उसके कस्टमर ज़्यादा आने लगे तो हम उसके रेट को बढ़ा के कितना कर दिए, 110 रुपये कर दिए। भाई क्या होता है कि जब कोई चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है तो उसका एक प्राइस होता है, अब उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करता है कस्टमर पर। अगर कस्टमर उस प्राइस को ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसकी प्राइस हाई हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि कस्टमर कम आ रहे हैं तो उसकी प्राइस लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यही जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है तो ऐसे ही काम करता है कि जैसे ये एक हफ्ते का हमारा शेयर मार्केट का एनालिसिस है, फाइनेंशियल डेटा का, स्टॉक प्राइस। ठीक है, 1 तारीख को ओपनिंग हुई 100 रुपये में, और 100 रुपये से ओपनिंग हुई तो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू कहाँ तक गई, 110 तक गई, और जो सबसे कम इसका वैल्यू था 1 तारीख को तो 95 तक आया था। और जब शेयर मार्केट देखिए, जैसे शेयर मार्केट ओपन होता है वैसे शेयर मार्केट क्लोज होने का भी टाइम होता है, तो जब शेयर मार्केट क्लोज हुआ तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 105 रुपये। ठीक है, इसी तरह से 2 तारीख को अगर हम देखते हैं, है ना, अब देखिए जो 1 तारीख को जो उसका क्लोजिंग था, जितने अमाउंट में क्लोज हुआ, तो 2 तारीख को वही उसका एक बढ़ के क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे 105 रुपये में क्लोज हुआ था तो 2 तारीख को कितने में ओपनिंग हुआ, 106 रुपये में, फिर ये बढ़ के गया 115, लो हुआ 100, और जब क्लोज का टाइम हुआ तब इसका प्राइस कितना हो गया था, 110 रुपये हुआ। अब 110 रुपये 2 तारीख को शेयर मार्केट हमारा क्लोज हो गया। इसी तरह से 3 तारीख को जब हमारी ओपनिंग हुई तो ये 110 तो क्लोजिंग था पिछले डेट का, 3 तारीख को ओपनिंग कितने में होगी, 111 में। अब ये डिपेंड करेगा कितने कस्टमर इसको परचेज कर रहे हैं, बढ़ते बढ़ते 118 रुपये तक हुआ, फिर कस्टमर थोड़े से घटे तो गिरते गिरते इसका रेट 107 रुपये तक आया। अब देखिए माइनस में आ गया ना, ओपनिंग जितना था 111 में, लेकिन लो इतना हुआ कि 107 में आ गया। ठीक है, फिर 107 से थोड़ा सा बढ़ा, तो जब तक थोड़ा सा बढ़ा तो क्लोज का टाइम आ गया, तो कितना हो गया, 114 रुपये। ऐसे ही ये प्रोसेस दोस्तों चलता रहता है। अब इसके लिए अगर मान लीजिए कि हमको इसको एक चित्र के माध्यम से दिखाना हो इस डेटा को, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस डेटा को ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे इंसर्ट में, अदर चार्ट्स में जाएंगे, और ये देखिए पहला है आपका स्टॉक का। इस स्टॉक में हम क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे पास ये क्या आ गया है, स्टॉक चार्ट का ये एक चार्ट दिख रहा है। अब इस चार्ट में हम आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे काम होता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे डेट लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये लीजेंड लिखा हुआ है कि ओपन, हाई, लो और क्लोज इन रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे जब आप जाइएगा तो आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको कर लीजिए। तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं, एक आपको डेटा मिलेगा स्टाइल इसमें, ये देखिए। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए ये डेटा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए कि ये जो एक लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, तो यहाँ से हमारा ये 100 रुपये में स्टार्ट हुआ। हम 1 जनवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 जनवरी को हमारा ये 100 रुपये में स्टार्ट हुआ। तो ये देखिए 100 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, 110, तो 110 कहाँ लिखा हुआ है, ये ऊपर गया है 110। इसके बाद फिर हमारा ये लो हुआ है, तो कितना आया है, 95, तो 95 जहाँ लिखा है ये है 95। ठीक है, ये लाइन ही आपको पढ़ने के लिए बताएंगे कि कहाँ से आपको क्या समझना है। फिर इसके बाद क्लोज हो गया कितने में, 105 में। तो जब क्लोज हुआ हमारा तो ये लाइन है, ये देखिए ये लाइन क्लोज का है, ये ओपनिंग का है, ये हाई का है और ये लो का है। ठीक है, इस तरह से स्टॉक चार्ट जो है तो हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, किसी भी स्टॉक चार्ट को हम इसी तरह से
रीड करते हैं। तो इस तरह से आप इसके डेटा को विजुअलाइज तरीके से बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टॉक चार्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हमारा जो अगला चार्ट है वो है सरफेस चार्ट। दोस्तों परेशान मत होइएगा, प्रत्येक चार्ट के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और आपको इतने डिटेल में पूरे YouTube में, मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे YouTube में, पूरे इंटरनेट में कहीं भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो इस तरह से प्रत्येक चार्ट को इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हो। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा, पेशेंस रखिएगा और तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ आप मिस कर जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, और ये नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं सरफेस चार्ट। अब ज़्यादा वैसे भी नहीं बचा हुआ है, सरफेस चार्ट है, डोनट चार्ट है और बबल चार्ट है। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सरफेस चार्ट क्या होता है कि 3D सरफेस को दिखाता है जहां दो डेटा सीरीज के वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को विजुअलाइज करने के लिए उपयोगी होता है। अब देखिए क्या यहाँ पे बताइए, दो डेटा सीरीज के वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दो डेटा वैल्यू की सीरीज, अब यहाँ पे एक जो डेटा है हमारे पास, तो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट जो है तो प्रत्येक सब्जेक्ट में जो भी ऑप्टेन मार्क है उनका, तो ये नंबर है, प्राप्तांक मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और मान लीजिए कि सरफेस में जाते हैं, इंसर्ट में गए, अदर चार्ट्स के अंदर सरफेस में गए, ये देखिए, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि दो डेटा सीरीज के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को विजुअलाइज करने के लिए उपयोगी होता है और 3D सरफेस को दिखाता है। तो चलिए देख लेते हैं 3D सरफेस कैसे दिखाता है। हालांकि ये जो सरफेस चार्ट है इसको आप इतने आसानी से समझ नहीं सकते हैं। देखिए इस तरह से, अब ये डेटा क्या है कि 3D में दिखा रहा है, ये देखिए 3 डायमेंशन में दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये आपका डेटा इस तरह से शो हो रहा है कि ये कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये कलर आपको दिख रहा होगा और प्रत्येक कलर के लिए प्रत्येक नंबर भी डिसाइड किया गया है और यहाँ से स्टूडेंट की आईडी भी है। ठीक है, आप यहाँ से इसके लेआउट को चेंज करके और अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हो गया, इस तरह से इसका लीजेंड इधर आ गया है, आप ऐसे भी करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सरफेस चार्ट होता है दोस्तों। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं कि डोनट क्या होता है। डोनट चार्ट पाई चार्ट के जैसा ही होता है, जैसे हमने आपको बताया था ना कि पाई चार्ट, ये वाला पाई चार्ट, इसी के जैसे डोनट चार्ट भी होता है, लेकिन इसमें सेंटर में क्या होता है, होल होता है। जैसे यहाँ पे पाई चार्ट में आप देखे थे यहाँ पे पूरा ये भरा हुआ है, लेकिन डोनट में क्या होगा कि इसके बीच में होल रहेगा। ठीक है, और ये मल्टीपल डेटा सीरीज को एक साथ दिखाने में मदद करता है। अब देखिए हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जाते हैं इंसर्ट में, अदर चार्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे देखिए बबल चार्ट्स में हम डोनट चार्ट में क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमने आपको बताया कि बीच में क्या रहता है, होल रहता है, तो ये बीच में होल है। जैसे पाई चार्ट में आप देखें तो यहाँ पे पूरा फिल है, भरा हुआ है, पर डोनट में क्या है कि बीच में ये होल है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या बताया कि ये मल्टीपल डेटा सीरीज को एक साथ दिखाने में मदद करता है। अब मल्टीपल डेटा सीरीज में जैसे कि ये जो डेटा है हमारे पास, ये प्रोडक्ट कैटेगरी और सेल्स इन 1000 में इतने कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो कि इनकी सेलिंग हुई है और 1000 में इनका जो है तो एनालिसिस किया गया है। जैसे 300,000, 150,000, 200,000 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये डोनट चार्ट है। बाकी आप इसको यहाँ से भी कस्टमाइज करके और इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए सभी के लिए यहाँ पे दिखा रहा है, परसेंटेज में दिखा रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से इस तरह से भी इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जो भी कलर आपको पसंद हो आप इस कलर में इनका यहाँ से कलर उलर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी अगर आपको मान लीजिए कि ये वाला डोनट नहीं पसंद है तो आप दूसरा डोनट भी यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे आप जब सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, अदर चार्ट्स में जाएंगे, ये वाला भी डोनट आप ले सकते हैं। तो यहाँ भी होल ही रहेगा बीच में, पर ये सेपरेट नहीं रहेंगे। ये देखिए, ये जैसे उसमें अलग अलग था ना, ये सभी कलर अलग अलग थे, तो इसमें एक साथ ही रहेगा। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट चार्ट है बबल चार्ट, हम इसको देख लेते हैं कि बबल चार्ट क्या होता है। तो देख चलिए थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं पहले कि बबल चार्ट क्या होता है। ये देखिए क्या है कि स्केटर चार्ट जैसा होता है। बबल चार्ट कैसा होता है? स्केटर चार्ट जैसा। अब स्केटर चार्ट कैसा होता है? स्केटर हमारा इस तरह से होता है। ठीक है। और बबल चार्ट भी स्केटर चार्ट के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें डेटा पॉइंट्स बबल के रूप में होते हैं। ठीक है। जैसे स्केटर में क्या होता है कि ये ऊपर नीचे इसका डेटा होता है, पॉइंट्स इस तरह से होता है ना स्केटर में, लेकिन बबल में क्या होता है कि पॉइंट्स ना होकर के बबल होते हैं। ठीक है। जिनका साइज एडिशनल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 वेरिएबल को एक साथ विजुअलाइज करने के लिए उपयोगी होता है। 3 वेरिएबल को एक साथ विजुअलाइज करने में उपयोगी होता है बबल। देखिए कैसे, हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल है, सेल का है, प्रॉफिट का है और मार्केट शेयर का है। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, 3 वेरिएबल को विजुअलाइज करने में उपयोगी होता है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, सेल्स, प्रॉफिट और मार्केट शेयर। ठीक है। अब देखिए इसको हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम इन 3 वेरिएबल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे इंसर्ट में, अदर्स में जाएंगे और ये हम जाएंगे बबल चार्ट में। ठीक है। अब देखिए ये बबल में हम क्लिक करते हैं, किसी भी बबल में, जैसे मान लीजिए हम इसमें कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये भी हमको जो है तो दिखा रहा है। ठीक है। स्केटर के जैसे ही दिखा रहा है। देखिए ऊपर नीचे डॉट दिखा रहा है, लेकिन ये बबल इसमें दिखा रहा है। बबल का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे बुलबुले नहीं आते हैं, पानी के बुलबुले, इस तरह से बबल टाइप में। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी यहाँ से आप इसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके लेआउट को इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है। ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा कि ये बबल चार्ट क्या होता है। ठीक है। और इसमें एक जो लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है राडार चार्ट, ये राडार, तो देखिए राडार ये क्या है कि एक मकड़ी के जाले की तरह होता है और इसका यूज कब किया जाता है कि इसका कोई कैटेगरी वैसे नहीं है, जब कंपेयर के लिए यूज किया जाता है, 2 डेटा के बीच में कंपेयर हम करते हैं तब इनको यूज करते हैं। ठीक है। और रिलेटिव डेटा पॉइंट्स को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है। तो आप आगे चल के इनको जब पहले इनका पूरा जो हम बताए हैं इनको यूज कर लीजिए, इसके बाद फिर राडार चार्ट भी देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बबल चार्ट को हम यूज करते हैं। और जितने भी चार्ट हमने बताए हैं आपको, इनको आप सबको एक बार देखिएगा और प्रैक्टिकल करिएगा, फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये जानकारी क्या आपको इतने डिटेल में ये जानकारी पहले थी या नहीं थी, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ ये चार्ट्स का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।